नमस्कार दोस्तों, मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे और कई विद्यार्थियों से मिलने के बाद मुझे लगा कि चूंकि जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, कई विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की उनके कमेंट्स आना यहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं। बिल्कुल अलग अलग ऐसे कमेंट मिलते हैं, उन्हें देखकर ही लगता है कि इन्होंने फॉर्म डाला ही क्यों इन्होंने एग्जाम की तैयारी की। कहने का मतलब ये, अभी भी आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर अब हमें ऐसा रामबाण उपाय बता दो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हम जो बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में। अब आप कहेंगे सर आप बार बार स्ट्रेटजी के बारे में ही तो बात करते हैं। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि अगर आपने एक बार स्ट्रेटजी बना ली, एक बार आपने नोट्स को जो आपके नोट्स है उन्हें यहां पर चूज कर लिया है, तो आप भले ही वीडियो ना देखें, इससे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि मेरे वीडियो ना देखने से मेरा यहां पर घाटा हो, लेकिन आपका फायदा होना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। मुझे इसी में अच्छा लगेगा कि आपकी तैयारी सही ढंग से चलती रहे। ये वीडियो मैं उनके लिए बनाता हूं जिनके पास सही मार्गदर्शन नहीं है। और क्या होता है ना, मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया, आपके पास तो पहुंच गया, आपको पहले से रणनीति पता है, लेकिन हर बार वीडियो जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति के पास पहुंचे। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जिन्हें वास्तव में सही स्ट्रेटजी पता नहीं होती, जिनकी तैयारी सही ढंग से नहीं होती, तो उनके लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊं, सही रणनीति बनाऊं। मैंने यहां पर जब एमपीपीएससी के स्टूडेंट से बात की और कई स्टूडेंट के कमेंट आए, तो मुझे समझ में आया कि यार जैसे जैसे कम दिन आ रहे हैं, कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई वजह से तैयारी शुरू नहीं की, अब उनके लिए क्या करें। तो देखिए, अगर आपने मेरी स्टडी के संबंधित जो वीडियो है पुराने वो देख लिए हैं, तो आप ये वीडियो ना भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये उनके लिए है जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनका कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ है। तो हम बात करेंगे, क्यों ना हम इसे कहें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित महारणनीति इसको नाम दिया जाए, है ना, महारणनीति। अब देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये वीडियो कितना बड़ा रहेगा। तो चूंकि मैंने इसके पहले जब रणनीति के बारे में चर्चा की तो वीडियो काफी लंबा हो गया था, लगभग 1 आवर से यानी 1 घंटे के आसपास में वीडियो था, तो कई स्टूडेंट को असुविधा हुई वीडियो को देखने के लिए। लेकिन देखिए, एक बात आप समझिए कि आप ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर आप 1 घंटा वीडियो नहीं देख पाते हैं, 1 घंटा सही तरीके से बैठकर, धैर्य से बैठकर अगर आप चीजों को नहीं सुन पाते हैं, तो फिर यार आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। जहां आपको 10-10, 12-12 घंटे केवल बैठकर अपने मन को मारकर तैयारी करना होती है, वहां पर आप 1 घंटे का वीडियो जो आपके एग्जाम में, जो आपके पेपर में बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है, उसको ही नहीं देख पा रहे। खैर, बहरहाल हम यहां पर इसमें एक काम कर सकते हैं कि हम इस रणनीति को लेकर 2 वीडियोस यहां पर बनाएंगे। 2 वीडियोस बात करेंगे 2 वीडियो के बारे में। चूंकि आप इतने विद्वान छात्र हैं, आप एक वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि सर हमारा ये छूट गया, वो छूट गया, हमने वीडियो पूरा नहीं देखा था, फिर से बनाइए। तो हम 2 वीडियो बनाएंगे, भले ही वीडियो का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वह छोटी हम रख लेंगे। सबसे पहले रणनीति पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि मैंने जो 3 प्रकार के छात्र देखे एमपीपीएससी की तैयारी को लेकर, अभी वो चीज देखिए। जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस किया कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट है, तो अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग मत थे। पहली बात तो ये कि एक भ्रम जो आपका रहता है, उस भ्रम से दूर आ जाइए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है कि आपके प्रीलिम्स में आप जानते हैं 10 यूनिट्स हैं, 10 इकाइयां हैं। इन 10 इकाइयों को ऐसा कोई भी छात्र नहीं है, कितना ही विद्वान हो, जो बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर चुका हो या कंप्लीट कर पाए। जब हम मेंस का एग्जाम देने जाते हैं और जो टॉप भी करते हैं, जो अच्छी रैंक लाते हैं, उनसे भी आप बात करेंगे तो वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बताएंगे कि यार मेरा ये टॉपिक थोड़ा कमजोर है, ये अच्छा है, इस टॉपिक से मेरा ये छूटा हुआ है, ये कंप्लीट है। प्रीलिम्स की भी बात करेंगे, जिनका सिलेक्शन होता है, तो कोई ना कोई कहेगा कि पर्यावरण का ये वाला टॉपिक मेरा छूटा हुआ है, ज्योग्राफी से ये टॉपिक छूटा हुआ है,
साइंस से ये छूटा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ कमजोर चीजें वहां पर रहती है, कुछ ना कुछ टॉपिक छूट ही जाते हैं। आप कितनी ही कोशिश करें या नहीं भी छूटते तो आप उसे कंप्लीट पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। कहने का मतलब अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपने बहुत ज्यादा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप सोचते हैं कि सर 100% बिल्कुल याद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यानी इस चीज से चिंता ना करें कि 100% सिलेबस हो ही जाएगा या किसी का नहीं होता। क्यों? यही कारण रहता है कि 75 क्वेश्चंस अगर आपके सही होते तो आप सही आंसर कर पाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब 150 नंबर 200 में से आपके अगर आ जाते हैं तो आप सिलेक्शन के नजदीक है। इसका यही कारण है, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही है, हम कितना ही रिवाइज कर ले पूरे सिलेबस को हम याद नहीं रख सकते। तो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऐसा डाउट है कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इस तैयारी के दौरान हमने सभी यूनिट को पढ़ रखा है लेकिन हम बार बार भूल रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको चिंता नहीं करनी है। अब दूसरी बात यह आती है कि किस स्टूडेंट की हम बात करेंगे। देखिए, लगभग 3 प्रकार के स्टूडेंट मुझे यहां पर तैयारी के दौरान देखने को मिले। तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद ही हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्ट्रेटजी बना देता हूं, उसे आप ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं सभी स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये कि सभी के लिए एक जैसी स्ट्रेटजी तो होगी नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, कुछ ने नहीं पढ़ रखा है, और कुछ ऐसे होंगे जिनका बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो सभी के लिए हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। यही कारण भी है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, चूंकि आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो इन कम दिनों में अभी केवल आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। केवल आपके माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सब चीजें बाद में हम देख लेंगे, जब हम पेपर देकर आएंगे। पेपर के अगले दिन इन चीजों के बारे में बात कर लेंगे। हमें केवल अभी ये ध्यान देना है कि मुझे अपना 100% देना है, अपना 100% देकर तैयारी करनी है। सिलेक्शन होना नहीं होना आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। मुझसे स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप हर बार इस बात को क्यों कहते हैं कि सिलेक्शन होना या नहीं होना आपके ऊपर निर्भर नहीं है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो सिविल सेवा की तैयारी में आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वह सिलेक्शन निश्चित नहीं है कि आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आप कितना ही अच्छा पढ़ने वाले हो, आपने कितनी ही बुक्स रट डाली हो, लेकिन फिर भी आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं, कम पढ़ाई की लेकिन सिलेक्शन ले गए। कुछ ऐसे होते हैं जो दिन रात सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते। अब अपवाद दोनों में मिलेगा कि कम पढ़ने वाले भी सिलेक्शन नहीं ले रहे, ज्यादा पढ़ने वाले भी सिलेक्शन ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपने ऐसी देखी होगी। तो मुझसे कहा कि सर आप ऐसा हमेशा क्यों बात करते हो कि सिलेक्शन लेना हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। क्योंकि आप एक तो ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिस एग्जाम कह सकते हैं कि इससे कठिन एग्जाम कोई सा हो नहीं सकता, है ना। कि अगर हम यूपीएससी को छोड़ दे तो एमपीपीएससी से राज्य स्तर पर इससे बड़ा एग्जाम हो नहीं सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मान लेते हैं आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो आपकी तैयारी जो है वह तैयारी ही गलत हो। इसके पीछे भी कई रीजन हो सकते हैं। आपका मार्गदर्शन गलत हो, आपका तैयारी करने का ढंग गलत हो, आपने वो चीजें पढ़ रखी हो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे कारक सफलता में निर्भर करते हैं, केवल आपकी एक ही जिम्मेदारी नहीं है कि आप केवल पढ़ाई करें और सफल हो जाए। ठीक है, सही मैं मेंस में कहता हूं। उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी, मैंने कहा कि आपको रोज रेगुलर आंसर राइटिंग करना है ना। आंसर राइटिंग के बारे में मैंने आपसे बात की, आपने आंसर राइटिंग करना शुरू किया और मैंने टेस्ट सीरीज यहां पर लेना प्रारंभ किया। मान लेते हैं मैंने डेली आपको 5 क्वेश्चन सोल्व कराए, 5 क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग के लिए बोला। उदाहरण के लिए आपने आंसर राइटिंग करना प्रारंभ किया और आप मेरे पास चेक कराने के लिए लाए कि सर इसे चेक कर दीजिए। मैंने डेली बेस पर आपकी कॉपी चेक की,
अब कहने का मतलब आपने आंसर राइटिंग की तो आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि आपको नॉलेज भी बहुत अच्छे स्तर का होगा, है ना। और मैंने कॉपी चेक की तो कॉपी चेक करने से आपने लिखना भी सीख लिया। लेकिन एक बात समझिए कि क्या मैंने जो कॉपी चेक की और जो मैंने चीजें आपको बताई, क्या वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से वे सही है या गलत है? समझ रहे आप मेरा कहना? यह भी तो हो सकता है कि वास्तव में मुझे ही जानकारी नहीं है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है ना। मैं तो हमेशा मेरे ऊपर ही बातें करता हूं कि हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं वो चीजें गलत है, तो थोड़ा सा आपको आपके विवेक का, आपकी इंटेलिजेंस का यहां पर प्रयोग करना है। ये नहीं कि आप मेरी बातों को कह सकते हैं ब्लाइंडली फॉलो करें। तो कहने का मतलब हो सकता है कि मुझे आंसर राइटिंग नहीं पता, वो मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री में लिखा कि किसी हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था यानी समाज के बारे में आप लिख के लाए। हो सकता था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वे एक आंसर बहुत सटीक और बहुत सही था, जिसमें हो सकता है कि 5 नंबर में से आपके 4 अंक मिलना संभव था, है ना। तो अब जब मैंने कॉपी चेक की, अब मेरा नजरिया ऐसा है नहीं, हो सकता कि मैंने इसे गलत बता दिया। अब मैंने गलत बताया तो जो मैंने सही करवाया उसी आधार पर आपने तैयारी की और आपकी आंसर राइटिंग धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। तो कहने का मतलब ये कि यही कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सिविल सेवा, यानी कि अगर मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करूं तो सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारे कारक यहां पर निर्भर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ चीजें मिल जाए, जैसे कि सही मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, स्टडी कैसे करना है, स्टडी उसकी समझ हो जाए, सिलेबस को कैसे समझना है, इन चीजों की अगर समझ आ जाए, डेली आंसर राइटिंग कर पाए, आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आकर तैयारी कर पाए, ये बहुत सारी चीजें हैं, आप निरंतर रह पाए, लगातार प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप पर सफलता मिलती है ना। फिर सफलता मिलेगी क्या, सफलता तो आपके कदम चूमेगी। बस ये है कि आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, लगातार लगे रहना होगा, है ना। सही मार्गदर्शन है, कठिन प्रयास है, तो निश्चित रूप पर सफलता मिलेगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जो आपका एग्जाम 19 जून को होने वाला है। इस 19 जून के बारे में मेरे से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे समझाते हैं, तो मेरे भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया करो ताकि आपको समझने में आसानी हो। 19 जून को जो आपका एग्जाम होना है, इसमें मुझे अभी 3 स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं, 3 ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी का अलग अलग लेवल है। पहले स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट नंबर 1। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अगर हम बात करें तो इनका जो सिलेबस है, ये सिलेबस मान लेते हैं जैसे कि आपके 2 डिवाइड कर देते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में अगर हम एमपीजी के आयोग, आईटी यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स यानी लगभग जो महत्वपूर्ण भाग है, जो 60 से 70% भाग है, इसको रखते हैं, और लगभग 30 से 40% भाग को इधर रखते हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, जो इस कैटेगरी में है, जिन्होंने लगभग इसमें से एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब वो एक पार्ट कोई सा भी हो सकता है, पार्ट 1 हो सकता है या पार्ट 2 हो सकता है, यानी कि उन्होंने या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया हो, या उन्होंने आयोग, एमपीजी के सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखी हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे। कहने का मतलब अगर हम औसतन बात करें तो 60% जो सिलेबस है, 60% सिलेबस इनका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टूडेंट्स देखते हैं, है ना। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस को थोड़ा बहुत समझा भी है, लेकिन इनकी जो तैयारी है, वे तैयारी थोड़ा सा कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ चीजें पार्ट 1 की पढ़ रखी है और कुछ चीजें पार्ट 2 की पढ़ रखी है। जैसे कि मान लेते हैं कि इन्होंने पार्ट 1 में या तो एमपीजी के कुछ कर लिया है कंप्लीट, पार्ट 2 में इन्होंने कुछ हिस्ट्री को पढ़ रखा है ना, कुछ ज्योग्राफी को पढ़ रखा है। कहने का मतलब यह कि अगर 60% सिलेबस इन स्टूडेंट्स का कंप्लीट है तो लगभग
30 से 40% सिलेबस इनका भी कंप्लीट है। अब नंबर 3 यानी कि इन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो मुझे हमेशा अचंभित करते हैं। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम भरकर आपका फॉर्म भरकर यहां पर एग्जाम का फॉर्म डालकर कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एहसान कर रहे हैं। एहसान क्यों? क्योंकि इन्हें भाई साहब को अभी सिलेबस सही से पता नहीं है कि सर साइंस में क्या क्या है, एमपी में क्या क्या है। इन्हें सिलेबस सही से नहीं पता है और इन्होंने कभी 11th 10th 9th 8th इनमें कभी हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था, तो इन्हें थोड़ा सा पता है। बाकी इन्होंने सिर्फ फॉर्म सबमिट किया है और कुछ नहीं। तो अब समस्या सबसे ज्यादा आ रही है इनके साथ। ये कह रहे हैं कि सर अब हमें सिलेक्शन लेना है, अब हमें पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और अगर एग्जाम नजदीक नहीं आता तो हम अभी भी तैयारी नहीं करते। हम हमारी प्रवृत्ति को छोड़ने वाले हैं नहीं। आप कितना ही कुछ भी कर ले, 40 दिन क्या भले ही 50 दिन 60 दिन, अभी भी एग्जाम में अगर इतना कम समय नहीं होता तो सर हम तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमने सिर्फ फॉर्म भरा है सर और हम एहसान कर रहे हैं एग्जाम देकर। तो अब देखिए, हालांकि मैं इस बात पर कभी नहीं कहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे होंगे जो कम समय में भी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन का कोई पैमाना भी नहीं है, कोई समय भी नहीं है। हो सकता है कि कोई लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसे पढ़ ले कि 1 महीने में सिलेक्शन ले जाए, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस टाइप के स्टूडेंट आप हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अब रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो इस सिलेबस में से आपको छोड़ना पड़ेगा। इस वाले स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको रिस्क कैसी लेनी पड़ेगी? रिस्क ऐसी लेनी पड़ेगी कि चूंकि आपका सिर्फ 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट है, इसका मतलब कोई ज्यादा सिलेबस अभी आपका कंप्लीट नहीं है। तो आपको रिस्क ऐसी लेनी पड़ेगी कि या तो आप यहां पर टॉपिक कंप्लीट कर लें या फिर आप टॉपिक कंप्लीट ना करके थोड़ा रिवीजन करते चले और थोड़ा टॉपिक कंप्लीट करने, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये वाले स्टूडेंट थोड़ा सा सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक है। क्यों? क्योंकि इनका इतना कंप्लीट हो चुका है जितना कि सिलेक्शन के लिए चाहिए। इनको केवल 20% सिलेबस और अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है, बाकी तो इनका रिवीजन चलेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि सफलता की अगर कोई कुंजी है तो वह है बार बार रिवीजन करना। तो अब आपको यह देखना है कि आप ये वाले स्टूडेंट हैं जिनका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या ये वाले स्टूडेंट हैं जिनका अभी 30% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या ये वाले स्टूडेंट हैं जिनको अभी सिलेबस उठाकर देखना है कि इकाई 1 में क्या है, इकाई 2 में क्या है, इकाई 3 में क्या है। अब देखिए, कहने का मतलब ये कि तीनों के लिए आप स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग अलग होगी। ऐसा इनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो ये कहेगा कि हम सिलेक्शन नहीं लेना चाहते। सभी चाहते हैं कि हम सिलेक्शन ले। मैं अगर इनसे पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन चाहिए कि या नहीं चाहिए, तो ये कहेंगे नहीं सर हमें सिलेक्शन चाहिए, आप हमें कम से कम दिनों में बता दीजिए कि हम कैसे पढ़ाई करें। इनसे कहेंगे तो ये भी कहेंगे सर हम अब 18 घंटे भी पढ़ने को तैयार हैं, बस आप हमें ये बता दीजिए कि सिलेक्शन कैसे लेना है। और ये वाले स्टूडेंट तो बेचारे शुरू से पढ़ाई करते आए हैं तो इनको तो सिलेक्शन लेना ही है। अब बात ये आती है कि सर हमें ये बताइए कि क्या इतने कम दिनों में वास्तव में मैं पहले वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात ना करके अंत के जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी बात करूं, तो क्या सर हम वास्तव में सिलेक्शन ले सकते हैं अथवा नहीं? तो देखिए, जैसे आपने पहले मेरी बात नहीं मानी, मैं बार बार कहते कहते थक गया। मैं अपने बिजी टाइम में से यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाकर थक गया कि भाई पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है, तो आपने मेरी बात मानी नहीं। तो अब मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ। कह सकता हूँ मैं भी कि सिलेक्शन आपका होगा या नहीं, ये खुद आप अपने से पूछ लीजिए, तो आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे देगी कि सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है अभी भी कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिसको पढ़कर आप सिलेक्शन के चांस बढ़ा लें। देखिए,
वैसे ही सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये कि सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है और आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए है। हाँ, लेकिन आप रिस्क उठाते हैं कि कोई एक टॉपिक छोड़ दें और आपका लक अच्छा है, वहां पर उस टॉपिक से प्रश्न कम ही पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके चांसेस ज्यादा है। तो बहुत ध्यान से इस रणनीति को सुनिए। पहले बात करते हैं जो पहले वाले स्टूडेंट हैं, हम तीनों के बारे में बात करेंगे, तीनों स्टूडेंट के बारे में। पहले वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका बहुत अधिक सिलेबस हो चुका है, उनके साथ हम बात करते हैं, यानी लगभग जिनका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं इस बात की हमेशा तारीफ करता हूं कि मामूली बात नहीं होती है लगातार पढ़ना, और 60% प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करना ये कोई आसान नहीं है। 50 से 60% करना बहुत मुश्किल बात है। आपको क्या करना है, आपको अब इतना सा काम करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही रहे हैं। जैसे कि आप एमपीजी के आपने अगर कंप्लीट कर लिया है, मान लेते इसे छोड़ देते हैं, आयोग आप पढ़ रहे होंगे, आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ रहे होंगे, आप विज्ञान एवं पर्यावरण कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही रहे होंगे। कहने का मतलब जो 40% सिलेबस बचा हुआ है, इस 40% सिलेबस को आप पढ़ रहे होंगे। शेष अब आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं अभी आप लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 चीजें अब लगातार करनी होगी एग्जाम के टाइम तक। पहला, चूंकि आपका सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, अन्यथा मैं ये बातें आपको बताता नहीं और ये आपको करना ही है। क्या? सबसे पहला काम आपको करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन। इससे क्या होगा इसको समझिए, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, अभी होगा क्या कि मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो स्टूडेंट कहेंगे सर हम क्यों देखें डिटेल में आपके वीडियो, हमें नहीं देखना तो मत देखिए। मैं थोड़ा ना कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो देखिए, अगर आपको जरूरत है तो देखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं उनके लिए बना रहा हूं जो जेन्युइनली, जो वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनका मेन एम है कि मुझे पीएचडी करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। बाकी आप अगर कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा वीडियो तो मत देखिए, आप नहीं भी देखते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वीडियो उनके लिए है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो डिटेल में समझना चाहते हैं कि सिलेक्शन लिया कैसे जाता है। देखिए, तो आपको क्या करना है कि चूंकि आपके पास अब लगभग 10 से 12 घंटे हैं, तो इस 10 से 12 घंटे को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लगभग 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे में डिवाइड हम कर देते हैं। तो इसमें से एक भाग जो है, जो 5 से 6 घंटे है, इसमें तो आपको करना है पढ़ाई, है ना। ये सिर्फ आपका पढ़ाई का है, यानी कि जो 40% सिलेबस है, इस 40% सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, इसके लिए है। अब ये 5 से 6 घंटे जो बचे हुए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है, आप इनको समझिए। देखिए, पहली जंग तो आप उसी दिन जीत गए जब आपने आपके सिलेबस को इतना कंप्लीट कर लिया, लगभग 60% कंप्लीट कर लिया। दूसरी बात, अब आपको करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन। इसका क्या फायदा है सर? पहली बात और समझिए, टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कीजिए जिसमें ज्यादा टेस्ट ना हो, भले ही थोड़ा सा महंगी मिले, लेकिन कर लीजिए, है ना। जो भविष्य आप देख रहे हो, और कह सकते हैं आज से आने वाले 2 साल 3 साल बाद जब आप इतने बड़े पद पर पहुंचेंगे, तो इस पद के सामने इस टेस्ट सीरीज की कोई कीमत है नहीं, यानी बहुत कम कीमत है। तो कहने का मतलब ये कि आज को देखकर टेस्ट सीरीज ना ले, बल्कि अपने भविष्य को देखकर, अपने फ्यूचर को देखकर इस टेस्ट सीरीज को आप ले, है ना। तो पहली बात तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जिसमें ज्यादा टेस्ट ना हो। ज्यादा टेस्ट से मेरा मतलब ये है कि बस वह टेस्ट सीरीज ले लीजिए जिसमें अधिकतम आपको 30 टेस्ट देने को मिले, 30 टेस्ट, है ना। इसके पीछे भी कारण है, क्या? चूंकि आपने एक शब्द सुना होगा क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों में बड़ा खतरनाक संबंध है। क्या कहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों साथ नहीं चल सकती, है ना। कहने का मतलब ये कि 4 रोटी खा रहे हो लेकिन अच्छी खा रहे हो, घी लगाकर खा रहे हो,
और 10 रोटी खा रहे हो लेकिन ऐसे ही खा रहे हो, तो उससे बेहतर है कि 4 रोटी। कहते हैं ना कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ठीक ये वैसे ही है कि क्वालिटी और क्वांटिटी कभी साथ नहीं चल सकते। तो कहने का मतलब ये कि अगर टेस्ट सीरीज कम रहेगी तो उसमें कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चंस वहां पर आ जाएंगे। अरे मेरे विद्वान साथियों, ऐसा नहीं होता है कि यही जो प्रश्न है ये वहां पर आ जाएंगे। ये सिर्फ ये दर्शाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने तैयार कितना किया है, बस टेस्ट सीरीज देने का इतना मतलब है। दूसरा, परीक्षा हॉल में आप OMR सीट में कोई गलती ना करें, ये कारण होते हैं टेस्ट सीरीज देने के। तीसरा, आपके वीक पोर्शन को, जो आपका कमजोर पोर्शन है, उस कमजोर टॉपिक को आप इस टेस्ट सीरीज से समझकर कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप समझिए टेस्ट सीरीज देने से क्या फायदा होगा। एक तो आप टेस्ट सीरीज डेली एक टेस्ट सीरीज आपको देना है, तो इस 5 से 6 घंटे में, चूंकि आप अगर घर पर सोल्व करेंगे तो परीक्षा की अपेक्षा यहां पर थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। इसमें क्या करना है, जब आप 2-3 टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लगभग मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं 60 से 70। किसी के कम ज्यादा बन रहे हैं तो तनाव ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 60 से 70 अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि पहली बात तो ये कि मेरे 30 क्वेश्चन वहां पर गलत हो रहे हैं जो मैंने पढ़ा नहीं, तो इसकी चिंता हमें है नहीं। लेकिन यार ये जो 5-6 क्वेश्चन है जो डेली है, जो मैं पढ़ रहा हूं, ये कहां से गलत हो रहे हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है। तो आपको कोई चीज वहां पर समझ में आएगी, एक कोई खाली जगह समझ में आएगी कि यार मैंने मुगल साम्राज्य को पढ़ा था लेकिन मुगल साम्राज्य से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो बस कुछ नहीं है, इसी टॉपिक को बुक में निकालिए, मुगल साम्राज्य और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से देख लीजिए, फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो यकीन मानिए आपके जो अंक है, अंकों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। बस यही फायदा आपको टेस्ट सीरीज से मिलेगा। समझ गए आप? यानी कि टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करनी है कि जो हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में हमें समझ आ सके कि हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो एक काम तो हो गया टेस्ट सीरीज का। दूसरा ये, चूंकि आपका सिलेबस बहुत कंप्लीट हो चुका है तो इस भ्रम में ना रहे कि मैंने वैदिक काल को 3 बार रिवाइज कर चुका हूं, इसका रिवीजन कर चुका हूं 3 बार और मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो अब मैं यहां पर नहीं भूलूंगा। बस इसी भ्रम में नहीं रहना है। पूरे टॉपिक को, जो 60% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसका डेली बेस पर, है ना, रिवीजन करते चले। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। भले ही उस 40% जो सिलेबस है ना आपका, उसमें से भले ही 30% हो पाए, लेकिन इस 60% को ना भूलने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 2 चीजें क्या करनी है, एक तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है और दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है आपको डेली रिवीजन। ये तो हो गया उनके लिए जिनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। अब बात आती है उनके लिए जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक नहीं है या जिनको तैयारी करना है ना, जिन्होंने 30-40% पढ़ रखा है या जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वो हम बीच में बात कर लेंगे। देखिए, अब आप जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं काफी पहले से, आप भले ही वीडियो ना देखें, कोई समस्या नहीं है। देखिए, हमने क्या बात की कि आपकी तैयारी है यहां पर, मैं मान के चल रहा हूं 10%, है ना, बस इतनी ही तैयारी है, मैं इस बात को मानकर चल रहा हूं। पहले सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपके लिए सिलेबस समझना बड़ा ही जरूरी है। सिलेबस की एक एक इकाई को समझेंगे। ये जो आपका सिलेबस है ना, इस सिलेबस में है 10 यूनिट। गौर से समझिएगा, अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन मानिए अभी भी आपके सिलेक्शन के चांस है। लेकिन अभी भी अगर आप आपके ही मन की बात समझना चाहेंगे और यहां पर जो टीचर कह रहे हैं उस बात को नहीं समझेंगे तो फिर कोई चांस नहीं है। इस सिलेबस में आपकी 3 बड़ी ही महत्वपूर्ण इकाई, वेरी इंपॉर्टेंट इकाई, 3 इकाई कौन कौन सी? यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, धैर्य के साथ सुन लेना अगर सिलेक्शन अभी भी लेना हो तो,
यूनिट नंबर 5 कितनी इकाई है? यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5। हो सके तो सिलेबस थोड़ा सा सामने रखिए। यूनिट नंबर 1 में है एमपीजी के, यूनिट नंबर 3 में भी एमपीजी के ही है, और यूनिट नंबर 5 में भी एमपीजी के है। लेकिन बस अंतर यह है कि यूनिट नंबर 1 में दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, यूनिट नंबर 3 में दिया गया है मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट नंबर 5 में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, है ना। अब जो पहले से मेरे वीडियो देखता है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये समझेंगे कि सर आप ये डबल से समझा रहे हैं। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, उनके लिए वीडियो नहीं है। जो तैयारी बहुत कम है, जिनको सिलेबस की समझ नहीं है, उनके लिए ये वीडियो ज्यादा है ना। आप भी चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको हो सकता है कुछ बेनिफिट यहां पर मिले, तो बहुत बेहतरीन ढंग से हमें पूरे सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 1, 3 और 5 है यहां पर एमपीजीके से संबंधित। एमपीजी के अन्य सिलेबस, अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा सा सरल सब्जेक्ट है। अब अन्य की अपेक्षा ये मत मानकर चलिए कि इतना सरल है कि 2 दिन में ही आप कंप्लीट कर पाएंगे, इतना भी सरल नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और आपसे कह दिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान को पढ़िए, वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़िए, तो उसकी अपेक्षा थोड़ा सा सरल मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पड़ता है। अब देखिए, एक एक सिलेबस को हम टॉपिक को समझेंगे। पहले बात ये करते हैं कि सर इसका वेटेज कितना है हमारे एग्जाम में। तो देखिए, आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको नंबर लाने होंगे 75 नंबर से मेरा तात्पर्य होता है क्वेश्चन से, है ना। 75 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, यानी लगभग 150 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, 150 नंबर का मतलब ये होता है कि हमें सर सबसे पहले वह कंप्लीट करना है जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जो एमपीजीके है ना, इस एमपीजीके से केवल एक सब्जेक्ट से जो 100 क्वेश्चन हैं, इन 100 क्वेश्चन में से प्रश्न बनते हैं 35। अचंभित ना होए, ये रियलिटी है। 30 से 35 क्वेश्चन केवल एक सब्जेक्ट से बनते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो एमपीजीके से बनते हैं 35 क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 प्रश्न मिलेंगे। आपको लाने कितने? 75 क्वेश्चन। मैं अभी 100 नहीं मानकर चलना हो, तो 75 में से अगर आप 35 क्वेश्चन से की तैयारी कर लें तो अब बचते कितने? 5 में से 5 गया तो 0, यहां पर है 7, 7 में से 3 गया तो 4, यानी आपको कितने लाने? केवल 40 नंबर। कहने का मतलब कि आधे नंबर आप केवल एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये 35 नंबर आएंगे कैसे। ऐसा तो है नहीं कि आज से ही पढ़े तो कल तक पढ़कर 35 नंबर लायक सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसे लाने के लिए थोड़ा सा आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। समझिए, एमपीजीके की सबसे पहले बात करते हैं इकाई नंबर 1, यूनिट नंबर 1। इस इकाई का नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति एवं साहित्य। देखिए, डिटेल में समझिए। ये जो इतिहास शब्द लगा है ना, ये इतिहास शब्द अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास से जितने प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा केवल इस मध्य प्रदेश के इतिहास से प्रश्न आ जाएगा। लेकिन अब आपके सामने समस्या ये आएगी, क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं, आप पहली बार पढ़ेंगे, तो आपके सामने समस्या ये आएगी कि सर हम इसमें पढ़े क्या। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको कोई पॉइंट पढ़े और पॉइंट पढ़ते हुए आपके सामने कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसे देखकर आपके मन में ही प्रश्न लगे, सोचिए थोड़ा सा कि यार क्या यहां से प्रश्न बन सकता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ। जैसे आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में शुरू होंगे आप प्राग ऐतिहासिक काल से, है ना।
प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि दो भागों में मिलेगा, एक तो पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल। अब जैसे यहां पर लिखा होगा प्रागैतिहासिक काल में जब आप पढ़ेंगे तो, कि ऐसा काल जहां पर मानव पत्थरों का उपयोग करता था, पत्थरों पर जीवन आश्रित था, पत्थरों के बर्तन बनाता था, पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों की गुफाएं बनाता था, यानी उसका जो पूरा जीवन था, पूरा जीवन केवल पत्थर पर आश्रित था। यानी उसके जीवन में उस समय सबसे महत्वपूर्ण रोल था प्रागैतिहासिक काल, यानी पत्थर का। तो अब मुझे एक बात दिमाग में समझिए कि क्या यहां से प्रश्न बन सकता है? तो आप दिमाग लगाएंगे कि हाँ यार, यहां से तो नहीं बनेगा। यहां से सिर्फ इतना सा बन सकता है कि जिस काल में मानव का जीवन पत्थर पर आश्रित था उसे क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, बस। बाकी ये नहीं कि यहां पर लिपि का ज्ञान था या नहीं, कौन से औजार बने थे, कितने बड़े औजार थे, धारदार औजार थे, गिलास बनाए कि नहीं, गुफा कैसी बनाई, कहां पर रहता था, ये चीजें नहीं बनेगी। यानी आपको ये लगभग एक पेज में दिया होगा जिसमें आपको समझ आएगा कि यहां से केवल एक पॉइंट बन सकता है कि जिस काल में मानव पाषाण, स्टोन, जिसे हम कहते हैं पत्थर, इसका उपयोग करता था उसे क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान आएगा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक कालीन कुछ स्थल, है ना, कि यार ये तो ठीक है कि पाषाण काल ये हो गया, लेकिन उस समय कौन कौन से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल थे? तो आपको समझ में आएगा आदमगढ़, चाहे हम पाषाण कालीन बोलते या ताम्र पाषाण काल की बात करें, यानी सीधी सी बात है कि ताम्र पाषाण कालीन स्थल या प्रागैतिहासिक स्थल, तो आपको समझ में आएगा आदमगढ़ हो गया, इसके बाद कायथा हो गया, इसके बाद डोंगवाला हो गया। तो अब आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो यहां पर ये भी चीजें लिखी होगी कि यहां पर पत्थरों के औजार मिले, कुल्हाड़ी मिली, छेनी मिली, हथौड़ी मिली, ईंटें मिली, भवन, मतलब ये सभी चीजें मिली। तो फिर आपको दिमाग लगाना है कि क्या ये प्रश्न बन सकता है कि कितनी ईंटें मिली? तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो नहीं बन सकता। फिर क्या बन सकता है? तो आपको समझ में आएगा कि बस इतना बन सकता है कि कायथा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है या पाषाण कालीन। दूसरा बन सकता है कायथा कहां पर है? ये उज्जैन में है या सतना में है, रीवा में है, कहां पर है? बस दो चीजें। यानी कहने का मतलब जैसे ही आप किसी चीज को पढ़ें तो वहां पर आपको इतना दिमाग लगाना है कि इसमें से अगर मैं प्रश्न बनाता तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। बस इतना अगर आप समझ गए तो पढ़ते पढ़ते ही चीजें याद हो जाएगी और आप कभी भूल ना पाएंगे और आंसर सही कर पाएंगे। यह हो गया इतिहास। दूसरा शब्द है कला। कला या यहां पर बात करते हैं लोक गायन, लोक नृत्य, है ना, ये सब चीजें यहां पर हो गई। अब देखिए लोक गायन में आपको ऐसी चीजें मिलेगी, जैसे मान लेते हैं कोई लोक गायन की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोक गायन होते हैं। तो आपने पढ़ा मालवा का कोई लोक गायन, जैसे ही आपने मालवा का लोक गायन पढ़ा तो वहां पर आप उसमें पढ़ने लगेंगे कि यहाँ पर लोक गायन में लोग इस शैली का प्रयोग करते हैं, बजाने में लोग ढोलक का प्रयोग करते हैं, मृदंग का प्रयोग करते हैं, झांझ का प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि मेरे भाई क्या यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ढोलक का उपयोग होता है या नहीं? ये तो नहीं पूछा जाएगा। क्या हारमोनियम का या सितार का उपयोग होता है या नहीं? ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न क्या आ सकता है कि इनमें से मालवा का लोक गायन कौन सा है, इनमें से निमाड़ का लोक गायन कौन सा है, इनमें से बघेलखंड का लोक गायन कौन सा है, इनमें से बुंदेलखंड का लोक गायन कौन सा है। बस कहने का मतलब यह ध्यान रखना है कि मालवा में लोक गायन कौन से हैं। तो दो प्रश्न बन सकते हैं, इनमें से मालवा का लोक गायन कौन सा है और मालवा का लोक गायन कौन सा नहीं है। ठीक ऐसा ही लोक नृत्य में देखना है कि ऐसा नहीं कि लोक नृत्य में ये देखने लग गए कि यहां पर इतने घुंघरू की ये पहनते हैं, हाथों में ये बांधते हैं, पांवों में ये बांधते हैं, ये सभी चीजें नहीं देखना है। केवल इतना देखना है कि लोक नृत्य में मालवा का लोक नृत्य कौन सा है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा है, कौन सा है से मतलब एक नहीं है, यहां पर बहुत सारे मिलेंगे।
बघेलखंड के कौन से हैं, निमाड़ के कौन कौन से हैं, बस इतना देखना है ना। अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है साहित्य, संस्कृति एवं साहित्य। तो साहित्य में क्या करना है, आपको बहुत सारे ऐसे साहित्यकार मिलेंगे जिनसे प्रश्न बनता है। तो साहित्यकार को कैसे पढ़ना है, देखिए आपके सामने कोई साहित्यकार आया तो उस साहित्यकार का सबसे पहले ये देखिए कि इसका जन्म कहां पर हुआ, दूसरा देखिए कि जन्म कब हुआ, तीसरा देखिए कि क्या इसका कोई विशेष उपनाम है जिसके नाम से इसे जाना जाता है, चौथा देखिए कि इसकी कृतियां इसे कहते हैं या इसकी रचना कौन कौन सी है। बस इन 4 चीजों पर फोकस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जन्म कहां हुआ, कब हुआ, इसका उपनाम क्या है, इसकी कृतियां कौन कौन सी है, इसकी रचनाएं कौन कौन सी है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट ऐसे ही आ सकता है बोलियों से संबंधित। बोलियों से संबंधित कौन सा, कि मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में बताइए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक चीजें डिटेल में पढ़ें। जैसे मान लीजिए टॉपिक आया बोलियों का, मान लेते हैं उदाहरण के लिए आप पढ़ रहे हैं मालवी या बुंदेली या ब्रजभाषाई, जो भी चीजें हैं आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बुंदेली आपको पूरी चीजें आपको पढ़ना है यहाँ पर, नहीं, बस ये देखना है कि इसके शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। बस उन मेन जिलों का नाम ध्यान रखना है, ओनली इतनी ही चीजें, और अगर कोई महत्वपूर्ण चीज लगती है तो उसे ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य को हमें कैसे पढ़ना है। तो लगभग ये मानकर चलिए कि इस यूनिट 1 से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, लगभग 10 से 12 इतने प्रश्न तो यहां से बनने ही हैं। 10 से 12 प्रश्न तो आप एग्जाम में देखेंगे ही। तो अभी आपके कितने 10 से 12 प्रश्न कंप्लीट हो गए केवल एक इकाई को पढ़कर। दूसरा है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 ये ऐसी इकाई है, इसे अगर आप चाहें तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, इन 2 डेज। 2 दिन में आप यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी केवल एक शर्त है कि आप मैप बनाना सीख जाएं। वो मैप बनाना नहीं भी सीखे तो एक मार्केट से मैप की कॉपी आती है, उस मैप की कॉपी को साथ में रखें, बस उसे देख लें। इसमें क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं आपको, अब मैप बनाकर मैं बताता हूं। कुछ इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश का मानचित्र मिलेगा। यूनिट नंबर 3 में है मध्य प्रदेश का भूगोल। और भूगोल को अगर पढ़ना है कभी भी, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो या भूगोल को आप पढ़ो, तो केवल इतना ध्यान रखो कि भूगोल में हमें सिर्फ मैप ध्यान होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या एमपी की ज्योग्राफी की बात करें। देखिए आप कैसे, यूनिट नंबर 2 में आपके दिए हैं राष्ट्रीय उद्यान, पठार, वन, नदियां और भी बहुत सारी चीजें, सिंचाई परियोजना, ये सभी चीजें यहां पर मिलेगी। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा नर्मदा नदी के बारे में, तो आपने पढ़ा कि नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है ना। तो आप कब तक याद रखोगे, बस आपको क्या करना है, मैप बनाना है और ये दर्शा देना है। ये हो गई नर्मदा नदी। तो यहां पर कौन कौन से जिले पड़ रहे हैं, इनके नाम अपने आप ही याद हो जाएंगे कि यार यहां पर है मंडला, यहां पर है डिंडोरी, यहां है जबलपुर, यहां पर है अपना होशंगाबाद, आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, ये जिले आ जाते हैं। फिर इसमें समझ में आएगा कि बाएं तट की नदियां कौन सी है और दाएं तट की नदियां कौन सी है। ये ऐसे आप बना दीजिए कलरफुल पेन से, तो आपको हमेशा याद रहेगा। फिर चंबल नदी की बात आई, चंबल नदी यहां से, चंबल नदी यहां से निकली, ये कुछ इस तरीके से निकली, ये आगे यमुना में मिल गई। तो आपको समझ में आ गया कि ये इंदौर के महू से निकलती है और यहां पर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपको समझ में आएगा बेतवा नदी, ये यहां से निकली, ये जाकर मिल गई। सोन नदी यहां से निकली, गंगा नदी में आगे जाकर मिल जाती है ना। कहने का मतलब ये कि बस
4 मैप आपके बनेंगे जिसमें आपके पठार, नदियां, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपकी बेतवा हो गई, ये आपकी चंबल हो गई, ये नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी यहां से निकलेगी, ये इस तरीके से निकल जाएगी। यानी अगर आप इस तरीके से अगर कर लेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के भूगोल को सिर्फ हमें मैप से पढ़ना है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के भूगोल को कंप्लीट करते हैं तो यहां से भी आपके 12 से 13 प्रश्न बनते हैं और मध्य प्रदेश के भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। यानी जितने प्रश्न आपके केवल कह सकते हैं किसी 2 यूनिट से बनेंगे उतने मध्य प्रदेश के भूगोल से मिलेंगे। फिर भी हम 12 प्रश्न जोड़ लेते हैं। अब आती है बात यूनिट नंबर 5 पर। इसमें है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और इसी में है अर्थव्यवस्था। तो देखिए मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में आपको यह देखना है, जैसे यहां पर जो आयोग है उन आयोग के बारे में पढ़ना है, विधानसभा के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में देखना है ना। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें जो यहां पर बहुत सारे ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि भारत का डिट्रॉइट किसे कहते हैं, मंडीदीप कहां पर है, अप्रैल पार्क की स्थापना कहां पर की गई। ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे जिन्हें आपको पढ़ना है। तो अगर आप यूनिट नंबर 5 की बात करें तो लगभग 10 प्रश्न यहां से भी बनने हैं। तो अगर हम टोटल 8 करते हैं तो आपके प्रश्नों की संख्या हो जाती है 34 से 35 प्रश्न। और इतने अगर आप कर लेते हैं 34 से 35 प्रश्न तो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। फिर आपको चिंता नहीं करनी है एमपी जीके की। तो आपको क्या करना है, हमने जोड़े थे 75, इस 75 में से 35 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। तो अब आपके बचते हैं 40 क्वेश्चंस, है ना। अब हम इन जो 40 क्वेश्चंस है इनकी तैयारी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।